बच्चों, आज आपका टॉपिक है कूलॉम का नियम सदिश रूप में। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपने कूलॉम का नियम पढ़ा हुआ है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो F=1/4πε0 Q1 × Q2/r² है। बच्चों, ये वाली जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है। और हमको पता है कि बल एक सदिश राशि है, तो इसको हम लोग सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा? सदिश रूप में लिखने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। हमने एक चार्ज लिया, यहाँ पे ये क्या है +Q1, और एक चार्ज और लिया यहाँ पर, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और इसका नाम है +Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, दूरी है, वो कितनी है? R है। ठीक है, तो हमें पता है कि Q1 पर बल लगा रहा है और Q2 Q1 पर बल लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं पर, दोनों आवेशों पर बल लग रहा है। ठीक है, Q1 Q2 पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और Q2 Q1 पर। तो जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो किधर बल लगाएगा? ऐसे लगाएगा, इसको मिलाने वाले रेखा के सदिश। और इस वाले बल को हम लिखेंगे क्या? तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि Q2 पर बल कौन लगाता है? Q1। तो इसे लिखा जाएगा वेक्टर F21, यानी कि बल 2 पर, किसके द्वारा? 1 पर लगाया गया। आप कह सकते हैं फोर्स ऑन 2/1। सिमिलरली इसी प्रकार से आपको पता है कि Q2 किस पर बल लगाएगा? Q1 पर। इधर की तरफ में, इधर की तरफ में। तो इस वाले बल को ऐसे दिखा देंगे और उसी प्रकार से क्या लिखेंगे आप? वेक्टर F12। ठीक है, तो ये हमारा जो है बल को लिखने का तरीका हो गया। अब हम क्या करेंगे कि Q2 की स्थिति हमें दर्शानी है। अगर Q2 की स्थिति हमें दर्शानी है तो हम इसको मूल बिंदु देंगे। ठीक है, और इसको इधर की तरफ, Q2 की स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग इधर की तरफ मापेंगे। तो इसे लिखा जाएगा वेक्टर R12। ठीक है, इधर की तरफ मापेंगे और इसका एकांक सदिश क्या होगा? R12। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हमको Q1 की स्थिति दर्शानी है तो हम इसको मूल बिंदु लेंगे और कहाँ से मापेंगे? Q2 से। तो अगर हम यहाँ से मापेंगे तो इसकी स्थिति किधर होगी? इधर की तरफ होगी, और उसको लिखा जाएगा वेक्टर R21। और एकांक सदिश क्या होगा? R21। ठीक है बच्चों, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे? देखिए लिखा जाएगा यहाँ पे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल, Q2 पर वैद्युत बल, इसे हम क्या लिखेंगे? वेक्टर, इस वाले को लिख रहे हैं वेक्टर F21। अगर लिखेंगे तो ये इसका परिमाण क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो गया बच्चों इसका परिमाण। अगर हमें सदिश रूप में लिखना है तो परिमाण के साथ अगर हम एकांक सदिश का गुणा कर दें, परिमाण में यदि इस परिमाण में, इस वाले परिमाण में यदि एकांक सदिश का गुणा कर दें तो ऐसा करने से हम वह राशि जो है सदिश हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एकांक सदिश वह वेक्टर होता है, वह सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है और दूसरा उसी की तरफ होती है। तो इसमें हमें क्या करना होगा? एकांक सदिश का गुणा करना होगा। तो इसकी दिशा में F21 की दिशा में एकांक सदिश कौन है?
आर कैप 1 2, इस दिशा में एकांक सदिश कौन सा है, ये है, तो इसका एकांक सदिश लिख देते हैं आर कैप 1 2। इसके गुणा करने से इसके परिमाण में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इसका परिमाण कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और इसकी दिशा क्या होगी, इसी की दिशा में होगी। अर्थात अगर हम इसमें इसका गुणा कर दें तो इसको एक दिशा मिल जाएगी और ये सदिश रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण नंबर 1 हुआ। अब आप इसी तरह से इस वाले को भी सदिश रूप में लिख सकते हैं, F1 2 को। तो इस पर बल कौन लगा रहा है, Q1 पर बल कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो आप लिखेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या लिखा जाएगा बच्चों, F वेक्टर F1 2। सिमिलरली अगर आपको लिखना है तो परिमाण तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एकांक सदिश इसकी दिशा में कौन सा है, इसकी दिशा में एकांक सदिश कौन सा है, ये वाला है आर कैप 2 1। इस तरह से ये हमारा कूलाम का नियम सदिश रूप में हो गया। इसके साथ परिमाण है ये, और परिमाण के साथ क्या हो गई, एकांक सदिश का हमने गुणा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सदिश रूप हो गया, कूलाम का नियम सदिश रूप में। अब आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, आपको यह पता है कि वेक्टर R21 और इसको आप ऐसे लिख लें, एकांक सदिश R21 बराबर हो जाएगा वेक्टर R21 अपान R2। ऐसा होता है, इसे हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, क्लास कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। तथा इसी तरह से आप जो है इसे क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से इसके लिए जो है, इसके लिए एकांक सदिश R12 इक्वल टू वेक्टर R12 अपान क्या हो जाएगा R बच्चों। तब जब इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं और इसके स्थान पर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 में देखिए जरा कैसे लिखा जाएगा। अतः वेक्टर F21, अगर वेक्टर F21 हमको लिखना है तो इसका परिमाण पहले हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, और अब इसकी जगह पर देखिए R12, अगर ये R12 है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 अपान का परिमाण। तरीका ये हो गया। और इसी प्रकार से आप दूसरे इस Q1 पर लगने वाले बल के लिए क्या लिख सकते हैं, तो Q1 वाले पर लगने वाले बल के लिए हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, और इसका स्थिति वेक्टर क्या है R21 अपान R, और R का गुणा करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिख सकते हैं। पहला तरीका ये है, ये वाला आप देख रहे हैं, पहला तरीका है, और ये वाला आपका दूसरा होगा, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं। अब कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखने के पश्चात हम लोग इसका महत्व लिखते हैं, सदिश रूप का महत्व, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं बच्चों, क्या है इसका इंपॉर्टेंस। आप जरा ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा है R12,
R12 किसके अपोजिट है? इसके अपोजिट है, इसके विपरीत दिशा में है। फिगर में आपने देखा था उसमें। क्योंकि एकांक सदिश R12 ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं? एकांक सदिश विपरीत है। अतः इसी से आप कह सकते हैं, अगर ये इसके विपरीत हैं तो हम कह सकते हैं F21 F12 की विपरीत दिशा में है, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों आवेशों पर जो बल लग रहे हैं वो दोनों बल F21 F12 के कैसे है? विपरीत दिशा में है। तो अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि कूलाम का नियम ये पहला है। कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, लिख सकते हैं। अर्थात दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अगर बल विपरीत दिशाओं में है, परस्पर एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, दोनों आवेशों के पर कार्य करने वाले बल, तो इसका मतलब ये है कि कूलाम के थर्ड लॉ को ये ओबे करता है, कूलाम के तीसरे नियम का पालन करता है। कूलाम का तीसरे नियम आप जानते ही हैं। क्लियर है? अब दूसरा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? अब इसी समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें पता है कि दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा है, दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल है, ठीक है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा है। इसका मतलब अगर बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करे तो ऐसे बल को हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए, Q1 हुआ, Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अतः मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अतः वैद्युत बल केंद्रीय
बल है। केंद्रीय बल जो होता है बच्चों, केंद्रीय बल संरक्षी बल होता है। केंद्रीय बल को हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। केंद्रीय बल के द्वारा किए गए कार्य को, केंद्रीय बल के द्वारा किए गए कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से देख सकते हैं। सपोज करें ये आवेश Q1 है और ये आवेश क्या है, Q2 है। हमें पता है कि Q1 आवेश Q2 आवेश पर, अगर ये धनात्मक आवेश है तो Q1 Q2 पर बल लगाएगा, किधर की तरफ में, इधर की तरफ में बल लगाएगा। अगर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। अगर हम इसको ढकेल के इधर की तरफ में ले जाते हैं, ढकेल कर इधर की तरफ ले जाते हैं, हम कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा, छोड़ने के पश्चात ये Q2 आवेश इधर की तरफ ले जाएगा। अर्थात संरक्षित बल जो होते हैं उनके विरुद्ध, संरक्षी बल के विरुद्ध अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक लाने में कोई कार्य कर रहे हैं आवेश Q2 को, तो क्या होगा कि अगर इसे छोड़ दें तो ये सिस्टम स्वयं कार्य करेगा, अर्थात उस कार्य को प्राप्त फिर से किया जा सकता है। तो ऐसे बलों को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। ठीक है बच्चों, तो केंद्रीय बल द्वारा किए गए कार्य को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है, इसी प्रकार वैद्युत बल भी क्या है, केंद्रीय बल है। तो ये है कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व। तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।